Hello, dear students. Welcome back to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. I am Sonakshi Sharma, lecturer in zoology. We are studying class 12's biology, and the unit with which we are heading forward is genetics and evolution. In the previous lecture, we studied about Mendelian disorders and we completed that very topic. Today we are going to start with part 7 of this video lecture series. The topic that we are going to study today is pedigree analysis. Quite a fascinating topic and something entirely new for you guys to learn. So I hope you all will enjoy knowing about pedigrees. यहाँ अगर आप first word देखें, that is pedigree. So what is the literal meaning of pedigree? Pedigree means a person's family history. एक इंसान की family की history को हम pedigree कहते हैं. And the second word is analysis. Analysis, we all know, it means to examine, to study carefully. हिंदी में कहें तो किसी चीज का विश्लेषण करना, right? So, pedigree analysis means to analyze a person's family history. So let's see किस तरह से एक person की family history को analyze किया जाता है. And why is this so important in genetics? Genetics में एक इंसान की फैमिली की हिस्ट्री को स्टडी करना इतना जरूरी क्यों है? So here we have a definition. Pedigree analysis is a method used to trace the inheritance pattern of traits or diseases in a family. पेडिग्री एनालिसिस एक मेथड है, एक तरीका है जिसे हम यूज करते हैं एक फैमिली में ट्रेट्स या फिर डिजीजेस के इनहेरिटेंस पैटर्न को ट्रेस करने के लिए. ट्रेस करने का क्या मतलब है? फाइंड आउट करना, पता लगाना. ऑलराइट, ये एक तरीका है, एक मेथड है जिससे हम एक फैमिली में ट्रेट्स या डिजीजेस का इनहेरिटेंस पैटर्न फाइंड आउट करते हैं. दिस इज पेडिग्री एनालिसिस. टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, आप लोग याद करिए, अब तक हमने जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़े, हम कहते थे ये एक्स लिंक्ड है, ये वाई लिंक्ड है, दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव, राइट? आज तो हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है ये सब फाइंड आउट करने के लिए, पर आज से कई साल पहले, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, उस टाइम हमारे पास ऐसी कोई भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी टू फाइंड आउट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ डिजीजेस. बट उस टाइम एक बहुत ही यूजफुल वे डिवाइस किया गया, एंड दैट यूजफुल वे वाज टू ट्रेस द फैमिली हिस्ट्री. फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करना. जिस पर्सन में डिजीज या डिसऑर्डर है उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री को देखना. जैसे हम प्राइमरी क्लासेस में फैमिली ट्री ड्रॉ करते थे, रिमेंबर, सबसे ऊपर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, दादा दादी, नाना नानी, राइट? देन आवर पेरेंट्स, मदर एंड फादर, फिर आ जाते थे हम और हमारे सिबलिंग्स. ये सिंपल सा फैमिली ट्री प्राइमरी क्लासेस में हर किसी ने बनाया है. नहीं भी बनाया है तो अपने छोटे भाई बहन या किसी ना किसी कजन को ऐसा करते हुए जरूर देखा होगा, राइट? सो पेडिग्री एनालिसिस भी एक फैमिली ट्री की तरह ही होता है. इट इज लाइक अ फैमिली ट्री एज इट कैन शो इंफॉर्मेशन अबाउट एन इनहेरिटेड ट्रेट passed across generations. For example, if this woman is affected by a trait, अगर इस फीमेल को एक पर्टिकुलर ट्रेट प्रेजेंट है या फिर ये किसी डिजीज से अफेक्टेड है,
तो जेनेटिसिस्ट क्या करेंगे, दे विल फाइंड आउट कि इसके पास ये डिजीज, ये डिसऑर्डर या ये ट्रेट कहाँ से आया, फ्रॉम हर मदर और फ्रॉम हर फादर. देन दे विल ऑल्सो फाइंड आउट कि इसके जो भाई बहन हैं उनमें से कितनों के पास ये डिजीज है. If she gets married in future, what are the probable chances of having diseased kids? सभी इंडिविजुअल्स ऑफ अ फैमिली का जीनोटाइप फाइंड आउट किया जाता है, ट्रेस किया जाता है, एंड द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द डिजीज और द ट्रेट इन क्वेश्चन इज देन फाउंड आउट. इस तरह से एक डिसऑर्डर को या एक ट्रेट को एक फैमिली की कई जनरेशन्स में स्टडी करना, इसी प्रैक्टिस को हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस. एक जेनेटिक डिसऑर्डर को या फिर एक ट्रेट को एक फैमिली की हर एक पीढ़ी में स्टडी करना, किस तरह से वो पास ऑन हो रही है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस. और एक जरूरी बात ये भी है कि पेडिग्रीज के थ्रू हम सिर्फ डिजीजेस या डिसऑर्डर्स को ही स्टडी नहीं करते. दिस इज क्वाइट अ रॉन्ग नोशन अमंग मेनी पीपल. वी ऑल्सो स्टडी ट्रेट्स थ्रू इट. हम ट्रेट्स को भी स्टडी करते हैं. ट्रेट्स सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो कैरेक्टर्स, जैसे टॉलनेस एक ट्रेट है, ड्वार्फनेस एक ट्रेट है, आई का कलर एक ट्रेट है. दैट मीन्स हम पेडिग्री में सिंपल ट्रेट्स जैसे आई कलर को भी स्टडी कर सकते हैं. ऑलराइट. अब एक फैमिली में इस तरह की इंटेंसिव स्टडी को करने के लिए हमें जरूरत होती है एक चार्ट बनाने की. वी नीड टू मेक अ चार्ट, और उस चार्ट का नाम होता है पेडिग्री चार्ट. सो पेडिग्री एनालिसिस इज डन बाय मेकिंग पेडिग्री चार्ट्स. ऑलराइट. और पेडिग्री चार्ट को बनाने के लिए यूज होते हैं कुछ सिंबल्स, जिन्हें हम कहेंगे पेडिग्री सिंबल्स. पेडिग्री चार्ट को बनाने के लिए सिंबल्स की नीड क्यों है? टू अवॉइड कंफ्यूजन. जैसे हम लोग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर करते हैं, 11th पे आप लोगों ने पढ़ा है. क्यों करते हैं हम साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर? सो दैट कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. अगर हमने मैंगो को नाम मैंगीफेरा इंडिका दिया है तो दुनिया चाहे यहाँ की वहां हो जाए, इस वर्ल्ड के सब बायोलॉजिस्ट्स के लिए मैंगो मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा. सिमिलरली हमने पेडिग्री चार्ट में भी स्टैंडर्डाइज्ड सिंबल्स को यूज करना है. ओके. सो लेट्स सी कौन कौन से पेडिग्री सिंबल्स हैं जिन्हें हम एक पेडिग्री चार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं. These symbols are very much there in your NCERT. So let's see. First of all, the first symbol we can see is a square. एक normal square बनाया गया है. Pedigree chart में अगर आपको कहीं भी एक square मिले, then that square is depicting a male. All right. If a circle is present, then she is a female. ये सबसे basic symbols है. Square is a male and circle is a female. अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फैमिली की हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं और हमें इतना पता है कि हाँ एक इंडिविजुअल था, इस कपल का एक बच्चा था, और वो बच्चा लड़का था या लड़की थी, वी डोंट रिमेम्बर. हमें नहीं पता या हमें अवेलेबल डेटा में कोई भी इंडिकेशन नहीं है अबाउट द सेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. ऐसे इंडिविजुअल को हम लोग एक सिंपल रोम्बस बनाकर डिपिक्ट करते हैं. सो रोम्बस शोज दैट द सेक्स ऑफ द पर्सन इज अनस्पेसिफाइड. वी डू नॉट नो दैट द इंडिविजुअल इज अ मेल और अ फीमेल. ऑलराइट. नाउ इफ यू सी, अगर हमने स्क्वायर, सर्कल या रोम्बस को शेड कर दिया है, यहाँ पे रेड कलर से डिपिक्ट किया है आपकी बुक में, बट इट सिंपली मीन्स शेडेड. अगर हमने बॉक्स को या सर्कल को या रोम्बस को शेड कर दिया है, दैट मीन्स दैट दीज इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड बाय द डिजीज. इन इंडिविजुअल्स को डिजीज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो अफेक्ट कर चुकी है, या जो हम ट्रेट स्टडी कर रहे हैं वो ट्रेट इन इंडिविजुअल्स में प्रेजेंट है. ऑलराइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से अगर आप सिंबल समझेंगे तभी आप एक पेडिग्री ड्रॉ कर पाएंगे. सो नेक्स्ट वन इज
मेटिंग, अगर एक मेल और एक फीमेल के बीच में हमने इस तरह की एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दी है, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में मेटिंग हुई है, या आसान भाषा में कहूं तो दे बोथ आर मैरिड, दे आर हैविंग sexual relationships. Okay, then if two lines are drawn, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या देखा, a single line is present, लेकिन अगर मेल और फीमेल के बीच में दो लाइंस प्रेजेंट हैं, टू लाइंस ड्रॉ की गई हैं, दैट मीन्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स. बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे रिलेटिव्स के बीच में भी मैरिज हो जाती है, मैरिज बिटवीन कजन्स, राइट. तो अगर रिश्तेदारों के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में मैरिज हुई है, तो हम उस टाइम डबल लाइन बनाकर उस मेटिंग को, उस मैरिज को शो करेंगे. जब क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होती है तो उस मैरिज को हम नाम देते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज और कॉन्सैंग्यूनियस मेटिंग. ऑलराइट, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिंबल. अब इस सिंबल में आप देखिए, मेल और फीमेल के बीच में एक सिंगल लाइन है, मतलब दे आर गेटिंग मैरिड. अब उनसे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, दो और इंडिविजुअल्स, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, दे आर गिविंग बर्थ टू वन डॉटर एंड वन सन. सो ये जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है और नीचे इसकी बाइफर्केशन की है, दिस शोज दैट पेरेंट्स आर प्रेजेंट अबव, right, father and mother, and children are present below. इनके नीचे क्या प्रेजेंट है, children प्रेजेंट है. एंड चिल्ड्रन किस तरह से हमने ड्रॉ करने हैं, इन द ऑर्डर ऑफ बर्थ, उनके बर्थ के ऑर्डर के हिसाब से. यहाँ पर डिपिक्शन ये है कि सबसे पहले बेटी पैदा हुई है, सबसे पहले डॉटर का बर्थ हुआ है, देन सन का बर्थ हुआ है. तो जिसका बर्थ सबसे पहले हुआ है उसे हम लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे, एंड देन सब्सिक्वेंटली हम लोग नेक्स्ट जो इंडिविजुअल्स बॉर्न हो रहे हैं उन्हें राइट साइड की तरफ ड्रॉ करते जाएंगे. ऑलराइट, देन वी हैव पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिजीज. ये चीज तो हम समझ गए, एक लाइन मेटिंग की है, उस लाइन से नीचे अगर एक लाइन निकल रही है तो वो उस मेटिंग का जो रिजल्ट है, उस मेटिंग की वजह से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसे डिपिक्ट कर रही है. तो ये डायग्राम क्या शो कर रही है, मेटिंग के बाद एक स्क्वायर पैदा हो रहा है. स्क्वायर मीन्स अ बॉय, अ सन, अ मेल चाइल्ड, एंड द स्क्वायर इज शेडेड, उसको हमने शेड किया हुआ है. इसका मतलब ये जो मेल चाइल्ड पैदा हुआ है, he is affected with the disease, क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने पढ़ा था कि मेल, फीमेल या सेक्स अनस्पेसिफाइड को अगर हम शेड कर दें तो वो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, राइट. सो यहाँ पे हमें शेडेड मेल इशू दिख रहा है, दैट मीन्स he is affected by the disease. All right, then we have a rhombus and 5 written inside it. rhombus का क्या मतलब है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, हमें नहीं पता मेल है फीमेल है, वी डोंट नो. अगर उसके बीच में हम एक नंबर लिखते हैं, दैट मीन्स द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कितने बच्चे पैदा हुए हैं. सो दिस रोम्बस शोज 5 ऑफस्प्रिंग है, और क्योंकि ये रोम्बस अनशेडेड है, इसको हमने शेड नहीं किया, तो वो पांचों के पांचों ऑफस्प्रिंग अनअफेक्टेड हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिसऑर्डर और द ट्रेट. ऑलराइट, दिस इज क्लियर टू यू. ये वाले जो सिंबल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी. इनके अलावा कुछ सिंबल्स आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आई थिंक दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नो, एंड द सिंबल्स आर, अगर एक सर्कल को हमने स्लैश लगा दी है, एक सर्कल के ऊपर हमने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी है, दिस इज डिपिक्टिंग अ डिसीज्ड फीमेल. डिसीज्ड का क्या मतलब होता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हु इज डेड. देखो, एक फैमिली में हर एक इंडिविजुअल तो लिविंग होगा नहीं. अगर हम एक फैमिली की पुरानी 5 जनरेशन्स को भी पेडिग्री में ड्रॉ कर रहे हैं तो वो लोग लिविंग तो होंगे नहीं, राइट. तो जो भी फैमिली मेंबर्स अब इस दुनिया में नहीं है, हु आर डेड,
उनको हम लोग डिपिक्ट करने के लिए उनके सिंबल के ऊपर एक इस तरह से स्लैंटिंग लाइन लगा देते हैं, राइट। अगर फीमेल की डेथ हुई है तो सर्कल के ऊपर ये लाइन आ जाएगी, और अगर मेल की डेथ हुई है तो स्क्वायर के ऊपर हम इस तरह से लाइन बना देंगे, राइट। दिस इज क्लियर। एंड इफ अ फीमेल इज कैरियर ऑफ अ डिजीज, हमने कैरियर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किया है। तो अगर एक फीमेल किसी डिजीज की कैरियर है तो हम उस सर्कल के बीच में एक छोटा सा डॉट बना देंगे। दिस विल डिपिक्ट कि ये फीमेल जो है ना तो ये पूरी तरह से शेडेड है, मतलब कि शी इज नॉट डिजीज्ड, इसको कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, ना तो ये पूरी तरह से ब्लैंक है क्योंकि ये कंप्लीटली नॉर्मल भी नहीं है। शी इज कैरियर ऑफ द डिसऑर्डर। सो दीज सिंबल्स आई होप आर क्लियर टू यू। अब हम देखेंगे कि इन सिंबल्स को हम एक पेडिग्री चार्ट में किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी इन द वेरी बिगिनिंग अ मेल एंड अ फीमेल, दे आर प्रेजेंट, और इनके बीच में क्या हो रही है, दिस लाइन इज डिपिक्टिंग mating, right? So they are getting married, इनमें mating हो रही है, and the product of their marriage, their progeny includes one daughter, सबसे पहले एक daughter हुई है क्योंकि ये जो circle है ये extreme left की तरफ है, right? Then one son and another daughter, इतना clear है। फादर, मदर और उनके 3 जो बच्चे हैं वो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब देखिए जो फादर है ही इज शेडेड, फादर का जो स्क्वायर है उसको शेड किया गया है, मींस फादर इज अफेक्टेड, ही इज अफेक्टेड बाय द डिजीज। जो भी डिजीज इस पेडिग्री के थ्रू स्टडी की जा रही है वो डिजीज या वो ट्रेट फादर में प्रेजेंट है। और जो 3 बच्चे यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उनमें से डॉटर वो भी शेडेड है, मींस शी इज ऑल्सो अफेक्टेड। सन भी शेडेड है, मतलब सन भी अफेक्टेड है। लेकिन जो थर्ड डॉटर बॉर्न हुई है शी इज नॉट अफेक्टेड क्योंकि उसका सर्कल ब्लैंक है, इट इज नॉट शेडेड। क्लियर है। अब एक और फैक्ट हमें यहाँ दिख रहा है दैट जो सेकंड नंबर पे जो यहाँ पे सन ड्रॉ किया गया है ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ये लाइन आप यहाँ देख सकते हैं। दिस लाइन इज डिपिक्टिंग दैट दिस मेल इशू इज डिसीज्ड, ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। ऑलराइट, देन दिस फीमेल, ये जो यहाँ पे फीमेल है फर्स्ट नंबर पे बॉर्न, शी इज गेटिंग मैरिड टू अ मेल एंड दैट मेल इज अ normal male, he is not affected by the disease because यहाँ पे जो स्क्वायर है या जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है that is not shaded, वो shaded नहीं है। Their marriage is producing 3 children, alright। सबसे पहले एक son का birth हो रहा है and the son is completely normal because again the box is not shaded. Then we have another son, but he is affected by the disease because here the box is shaded, so he is affected by the disease. Then a daughter is born and she is also affected by the disease, and moreover she is dead, she is no more in this world, which can be seen by this line here। ऑलराइट, ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ की गई है ये लाइन डिपिक्ट कर रही है दैट डॉटर इज डिसीज्ड। फाइन। एक और चीज यहाँ पे आप नोटिस करिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है यहाँ पे जो जेनरेशंस लिखी गई है। इस फैमिली की जो फर्स्ट जनरेशन है वो आ गई पेरेंट्स की जनरेशन, सेकेंड जनरेशन आ गई चिल्ड्रन की जनरेशन, और थर्ड जनरेशन है ग्रैंड चिल्ड्रन की जनरेशन। ऑलराइट, जब भी एक पेडिग्री में हम जनरेशंस लिखते हैं दे आर ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिटन इन रोमन। जैसे यहाँ पे हमने 1, 2 एंड 3 को रोमन इनिशियल्स में लिखा है, वैसे ही
हर बार पेडिग्री में जनरेशन को रोमन इनिशियल्स में ही लिखा जाता है. Just like this, 2 pedigrees have been given in your NCERT. The first pedigree, the A1, is of an autosomal dominant trait and the B pedigree is of an autosomal recessive trait. Autosomal dominant और autosomal recessive का मतलब आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं. Autosomal मतलब ट्रेट को करने वाला जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है. Dominant means a single copy of the gene is enough to cause the trait, and recessive means 2 copies of the gene are required to cause the trait. Right? इनकी पेडिग्रीज भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट बनती हैं. इनफैक्ट पेडिग्री को देखकर हम एनालाइज कर सकते हैं कि डिजीज किस टाइप की है, उसका इनहेरिटेंस पैटर्न कैसा है. अब वो डीप एनालिसिस कैसे होता है, आई थिंक दैट इज बियॉन्ड your syllabus right now. That is not required in 12th standard. That might be required from the competitive examination point of view, but right now we don't need to analyze each and every pedigree. But इन दोनों में अगर आप difference देखें, because they are in your NCERT, एक चीज आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, एक dominant pedigree में affected parents का हमेशा कोई ना कोई affected child होता है. अगर कपल में से, कपल आप समझ रहे हैं, पेयर मेल और फीमेल का जिनकी मैरिज हुई है, अगर कपल में से एक भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उनका कोई ना कोई अफेक्टेड बच्चा जरूर होगा. जैसे यहाँ आप देखिए, ये जो फीमेल है, दिस फीमेल, शी इज अफेक्टेड, राइट. एज अ रिजल्ट जितने भी बच्चे हैं उनमें से 1 सन and 1 daughter, they are affected, right? अब ये जो affected female है, this affected daughter, जब इसके आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, again one of the child is affected, right? अगर हम recessive trait की बात करें, वहां पे unaffected parents से भी affected बच्चे पैदा हो सकते हैं. ऐसे पेरेंट्स जिनको डिजीज का कोई भी सिम्टम नहीं है, जो अफेक्टेड है ही नहीं, राइट, दे आर गिविंग बर्थ टू अफेक्टेड चिल्ड्रन, एन अफेक्टेड सन एंड एन अफेक्टेड डॉटर. सिमिलरली अगर आप, लेट मी टेक अ कलर हियर, राइट, अगर आप इस कपल को देखें यहाँ पे, जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रही हूँ, ये कपल अनअफेक्टेड है, लेकिन जब इनके आगे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वी कैन सी दैट वन ऑफ द चाइल्ड इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द डिजीज, राइट. सो ये एक मेन डिफरेंस आप दिमाग में रखिएगा. डोमिनेंट ट्रेट में जनरेशन कभी भी स्किप नहीं होती. अफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो अफेक्टेड बच्चे होंगे ही होंगे, लेकिन रिसेसिव ट्रेट में अनअफेक्टेड पेरेंट्स के भी अफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं. सो एट लास्ट लेट्स सी द यूजेस ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. हम पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, सिंबल्स को याद कर रहे हैं, चार्ट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, बट व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पेडिग्री एनालिसिस? सो लेट्स सी. It is used to show a family's history of genetic disorders. पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री चार्ट्स के थ्रू हम एक फैमिली की हिस्ट्री अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता कर सकते हैं. एक फैमिली में पास्ट में कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, उस चीज को हम अच्छे से एक पेडिग्री को स्टडी करके फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्वीन विक्टोरिया के केस में हमने कौन सा डिसऑर्डर पढ़ा था, याद करिए, हेमोफिलिया, राइट. तो हेमोफिलिया क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में किस तरह से ट्रांसमिट हुआ, दैट वाज बेसिकली स्टडीड बाय कंस्ट्रक्टिंग पेडिग्रीज ऑफ द रॉयल फैमिली. फाइन. देन इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस. जेनेटिक डिजीजेस का मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? वो डिजीज डोमिनेंट है, वो डिजीज रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है,
किस पैटर्न से वो इनहेरिट हो रही है, उसे हम पेडिग्रीज को देखकर स्टडी कर सकते हैं. We can find out the mode of inheritance of genetic diseases through pedigree charts. Then it helps us to assess the probable phenotypes of future generations. फ्यूचर में जो प्रोजेनी पैदा होगी उनके क्या प्रोबेबल phenotypes हो सकते हैं. वो डिजीज्ड होंगे, वो कैरियर्स होंगे, वो नॉर्मल होंगे. इस चीज को भी हम पेडिग्री के थ्रू एनालाइज, कैलकुलेट कर सकते हैं. दे आर यूज्ड टू डिपिक्ट रिलेशनशिप्स विद इन एन एक्सटेंडेड फैमिली. एक बहुत ही एक्सटेंडेड फैमिली में लोगों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, that can be analyzed through a pedigree chart. So these are the uses of pedigree analysis. आपको पेडिग्री की डेफिनेशन, पेडिग्री के सिंबल्स और पेडिग्री के यूजेस, ये सब अच्छे से एग्जामिनेशन के लिए याद करने हैं. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So students, here we finish today's lecture. This was all about pedigree analysis, construction, uses, and all other important things. Thank you so much for your time. Stay curious and stay safe.